दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और आज है 3 अप्रैल। 3 अप्रैल की सारी महत्वपूर्ण खबरों के साथ अपन आपसे जुड़ते हैं जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। देखिए, खबरें तो बहुत होती हैं, हमें ये देखना है उनमें कि कौन सी खबर हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, ध्यान रखिएगा, हमारी जो रोज की खबर होगी ना, वहीं से आधा पेपर आता है। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की न्यूज की। आज का सुविचार है, अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करो और सभी दूसरे विचारों को अपने दिमाग से निकाल दो। यही सफलता की पूंजी है। अर्थात आप अपने लक्ष्यों को निर्धारित कर लीजिए कि आपको क्या अचीव करना है। दूसरे विचार जितने भी आते हैं कि ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, ये सारे विचारों को छोड़ते हुए अपने अध्ययन पर फोकस करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और अपने जीवन के लक्ष्यों में यह ध्यान देते हैं कि हमारे सफलता के लिए कितना महत्वपूर्ण है हमें लक्षित होकर पढ़ाई करना और दूसरे विचारों को अपने दिमाग से निकालना। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ भंवर कुआं में, आप लोगों को पता होगा कि अक्सर भंवर कुआं का प्यार भंवर कुआं में ही रह जाता है। इसलिए आप अपने दिमाग को एकाग्र चित्त होकर, ठीक है, और पढ़ाई पर ही ध्यान दें। बहुत सारे डिस्टर्बिंग एलिमेंट आपको डिस्टर्ब जरूर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सबसे पहले बात करते हैं आईडीए। हमारा इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने निगम का बजट पेश किया है। ध्यान रखिएगा, उसके तहत 20 करोड़ में बनेगा 25 मंजिला स्टार्टअप पार्क। तो पहली बात तो यह है कि स्टार्टअप पार्क कहां स्टेब्लिश किया जाएगा, तो ये स्टेब्लिश किया जाएगा इंदौर में। और आपको मैं बता देता हूं कि इस बार का जो बजट है वो कितने करोड़ का है, आपसे पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, 1101 करोड़ रुपए का बजट है आईडीए का। और हमारे मध्य प्रदेश की जीडीपी में 23 से लेकर 27% का कंट्रीब्यूशन अकेले इंदौर का है। और उसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है हमारा इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो आईडीए हमारा लगातार काम कर रहा है जिससे इंदौर स्वच्छ बना रहे और अब हम रोजगार जनरेटर बने, इसलिए स्टार्टअप पार्क स्टेब्लिश किया जा रहा है इंदौर के अंदर। अगली बात, जम्मू कश्मीर में 32 साल में पहली बार बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडितों द्वारा सारिका देवी दुर्गा नाग मंदिर में नवरेह उत्सव मनाया गया। तो मैं इसकी बात कर रहा हूं कि लोग दर्शन करने गए, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप गलत फहमी में हैं। आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि नवरेह उत्सव कहां मनाया जाता है। आपके लिए ये इंपॉर्टेंट होगा कि नवरेह फेस्ट इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो ध्यान रखिएगा, जम्मू एंड कश्मीर। और या ऐसा पूछ ले कि सरिका देवी मंदिर एंड दुर्गा नाग मंदिर में कौन सा फेस्ट मनाया जाता है, तो वो नवरेह फेस्ट है। या नवरेह फेस्ट कहां मनाया जाता है, तो सारिका देवी मंदिर और दुर्गा नाग मंदिर में मनाया जाता है। आपको मैं एक बात इसी में और ऐड करके बता देता हूं, कभी लेक्स ऑफ इंडिया, इंडिया की झीलें पढ़ेंगे और जिसमें कभी नाग और नागिन शब्द हो, वो सारे तालाब और झील कहां स्थित होंगे? जम्मू एंड कश्मीर में। सामान्यतः 90% की हम बात करें तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगली बात करते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 1/4/2022 अर्थात 1 अप्रैल से तुर्कमेनिस्तान और नीदरलैंड के दौरे पर हैं। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की, ध्यान रखिएगा, कोरोना के बाद बांग्लादेश गए थे वो, और बांग्लादेश के बाद अब ये दूसरी जो है वो विदेश यात्रा कर रहे हैं, तुर्कमेनिस्तान और नीदरलैंड। और अगर मैं ठीक ठीक समझ पा रहा हूं तो एक आध विदेश यात्राएं और होंगी और इसके बाद इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा 25 जुलाई 2022 को। तो आपको मैं बता देता हूं, तुर्कमेनिस्तान में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मध्य एशिया देश के बीच व्यापार संबंधों के लिए चाबहार बंदरगाह, जो बहुत इंपॉर्टेंट बंदरगाह है, चाबहार, ठीक है, जो इंडिया के पास है, ठीक है, क्लियर बात। एक ग्वादर पोर्ट है, एक चाबहार पोर्ट है, ठीक है, क्लियर हो गई बात। आपको पता होना चाहिए, जरा कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए चाबहार जो पोर्ट है वो कहां स्थित है और किसके अधीन है। अधीन तो मैंने बता दिया कि भारत के अधीन है, अब ये स्थित कहां है जरा आप मुझे ये बताइएगा। क्लियर हो गई बात। अगली बात है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने 2 देशों की यात्रा के पहले भाग में आशगाबाद, ध्यान रखिएगा, कैपिटल ऑफ तुर्कमेनिस्तान क्या है? आशगाबाद, वहां पहुंचे। 12 मार्च में चुनाव हुए थे तुर्कमेनिस्तान में, और उसके बाद किसी भी राष्ट्र के राष्ट्रपति या राष्ट्र के प्रमुख द्वारा
तुर्कमेनिस्तान की पहली यात्रा है। और वो लोग ऐसा कह रहे हैं कि हमारे अब हम वास्तविक रूप से आजाद हुए हैं क्योंकि हमारे यहाँ लोकतंत्र स्टेब्लिश हुआ है। अगली बात ये बता दूं कि तुर्कमेनिस्तान नेचुरल गैसेस का बहुत बड़ा सोर्स है। ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम नेचुरल गैसेस इन द वर्ल्ड कहां पाई जाती हैं, तो दैट इज तुर्कमेनिस्तान। ये आपको पता होना चाहिए। हालांकि अजरबैजान भी बहुत बड़ा प्राकृतिक गैसों का स्रोत है, हमारा रूस भी बहुत बड़ा प्राकृतिक गैसों का भंडार है, बट तुर्कमेनिस्तान इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। और इंडियन डिप्लोमेसी मेरे हिसाब से ये कहती है कि तुर्कमेनिस्तान से नेचुरल गैस पाइपलाइन शायद यहाँ के लिए स्टेब्लिश करे। देखिए कहां पर क्या होता है, क्योंकि एक तुर्कमेनिस्तान जो है वो एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, तो वहां से यहां तक लाने में हमें थोड़ा सा समय लगेगा। क्लियर हो गई बात? चलिए अगली बात करते हैं। अडानी एशिया के सबसे अमीर शख्स बने, दुनिया में 10वें नंबर पर हैं, है ना। ध्यान रखिएगा, जिस पर आका नजर अपनी जमा लेते हैं वह दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति भी बन सकता है। ठीक है, मैंने कल आपको बताया था कि अडानी की संपत्ति दुनिया में किसी भी व्यक्ति के द्वारा अर्जित की गई संपत्ति एक साल के अंदर में, एक ईयर के अंदर सबसे तेज इस बार बढ़े हैं अडानी। अडानी ग्रुप के मालिक कौन है, तो ये आपको पता होना चाहिए, गौतम अडानी। आपको मैं बता देता हूं कि हमारे सोलर पैनल्स का मैक्सिमम काम इन्हीं के पास है। ठीक है, तो एशिया के सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक इनकी नेटवर्थ 100 अरब डॉलर हो गई है। अडानी दुनिया के अमीरों में 10वें नंबर पे हैं, तो वर्ल्ड में इनकी रैंक कौन सी है? 10वें नंबर पे। और मुकेश अंबानी 99 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ देश में दूसरे और दुनिया में 11वें नंबर पे हैं। ध्यान रखिएगा, और एलन मस्क इस समय टॉप पे हैं दुनिया के सबसे ज्यादा अमीरों में। तो अब भैया हमारे जो अंबानी हैं, मुकेश भाई जी अंबानी, अब दूसरे स्थान में पहुंच गए हैं। अब वो कुछ ऐसा जादू करेंगे कि वो पहले स्थान पे पहुंच जाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। अब देखिए शायद मुंबई इंडियंस को ही जिता दें, कोई भरोसा थोड़ी है। चलिए कोई बात नहीं, अगली बात करते हैं अपन। और अगली बात करेंगे अपन, भारत के सौर प्रोजेक्ट में नेपाल शामिल हो गया है। और मैंने आपको बताया है कि नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं वो इस समय भारत के दौरे पे हैं, शेर बहादुर देउबा। और मैंने आपको ये भी बताया था कि नेपाल के प्रधानमंत्री 5वीं बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं, और इस कार्यकाल में प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार भारत आए हुए हैं शेर बहादुर देउबा। ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ा नाम है। और भारत और नेपाल दोनों के संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण है सामरिक दृष्टि से और भारत की सुरक्षा की दृष्टि से भी। अगली बात करते हैं। अगली बात है, जम्मू कश्मीर में 32 साल में पहली बार बड़ी संख्या में कश्मीर पंडितों ने, जो ऊपर मैंने आपको न्यूज बताई थी वही रिपीट हो गई है। हम भी मानव हैं, थोड़ी बहुत गलतियां हो सकती हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं। ब्रिटेन में मिला है नया कोरोना का वेरिएंट। उस वेरिएंट का नाम क्या है? XE वेरिएंट मिला है, हमारे थोड़ा चिंता का विषय है। 500 से ज्यादा केस मिल गए हैं। ओमिक्रॉन से 43% ज्यादा तेजी से फैलता है और कोरोना का सबसे संक्रमित वेरिएंट है, ऐसा WHO ने बोला है। हालांकि यूक्रेन रसिया वॉर और कोरोना को देख के मुझे यूनाइटेड नेशन और WHO सिर्फ एक सिंबॉलिक संगठन से दिखते हैं, इनका मुझे कोई प्रयोग नहीं दिखता है। ठीक है, अब ये कितना भी तेज चिल्लाएं कि सबसे तेज वेरिएंट है, लोग ध्यान नहीं देंगे। पर हाँ, अगर हमारी भारत सरकार बोले तो हमें आपको सबको अलर्ट हो जाना है। और आज से ठीक 1 वर्ष पहले का अगर अपना जीवन आप निहारेंगे तो कोरोना से प्रभावित शायद हर घर, हर परिवार और हमारा पूरा समाज था। और जिस कोरोना ने बहुत सारे अपनों को लोगों से छीना है, तो ध्यान रखिएगा, जिस दर्द से हम उठे हैं यह दर्द हमें दोबारा ना मिले, ऐसा ही प्रयास करते हैं, ऐसी भगवान से कामना करते हैं। चलिए अगली बात करते हैं। देश के पहले फील्ड मार्शल की आज जयंती है। ध्यान रखिएगा, सैम मोनिक शाह 3 अप्रैल 1914 को अमृतसर में इनका जन्म हुआ। मानिक शाह के नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान से 1971 का युद्ध जीता था। मानिक शाह से बड़ा आदमी नहीं हो सकता हमारे भारत के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे देश में रक्षा के लिए। ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ा नाम है मानिक शाह। और ध्यान रखिएगा, फील्ड मार्शल तक की रैंक में पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे मानिक शाह। अगली बात करते हैं। 3 अप्रैल 1999 आज ही के दिन भारत ने पहला वैश्विक दूरसंचार उपग्रह, ध्यान रखिएगा ग्लोबल, ध्यान रखिएगा हमारा ब्रॉडकास्ट जो है सैटेलाइट जो है, ब्रॉडकास्टिंग सैटेलाइट जो है इनसेट 1 को प्रक्षेपित किया था। इनसेट 1E बहुत इंपॉर्टेंट है, MPPSC आपसे पूछ सकता है कि फर्स्ट ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया, तो ध्यान रखिएगा इनसेट 1E। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो गई बात? अगली बात करते हैं।
अगली बात करते हैं चैंपियंस। ये जो आपको फोटो दिख रही है ये चैंपियंस की दिख रही है, और चैंपियन कौन बन गया है? ऑस्ट्रेलिया। महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है, आईसीसी वर्ल्ड कप फाइनल्स ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच हुआ। ध्यान रखिएगा, आईसीसी वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप हेल्ड इन, तो कहां हुआ है भैया? तो न्यूजीलैंड में हुआ है। इस बार फाइनल किसके किसके बीच हुआ? ऑस्ट्रेलिया वर्सेज इंग्लैंड हुआ। पिछली बार का डिफेंडिंग चैंपियन कौन था? इंग्लैंड था। इस बार का चैंपियन कौन हो गया है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है, आपको पता होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने आईसीसी महिला वर्ल्ड कप का खिताब 7वीं बार अपने नाम किया है, 7th टाइम। मतलब एक छत्र राज्य जो जिसका चल रहा है वो कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया टीम ने क्राइस्ट चर्च में ये मुकाबला हुआ, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और इंग्लैंड को 71 रन से हरा दिया, और उन्होंने 365 रन बनाए। शायद किसी भी वर्ल्ड कप में किसी भी टीम के द्वारा फाइनल में बनाया गया सबसे बड़ा रन होगा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। एक बार मैं फैक्ट चेक करके आपको कल ये जरूर क्रॉस चेक करके बताऊंगा। क्लियर हो गई बात? अगली बात करते हैं 356 रन बनाए थे ऑस्ट्रेलिया ने, आपको ये पता होना चाहिए 356। और इंडिया के खिलाफ एक बार अगर आपको 2003 का वर्ल्ड कप हो तो रिकी पॉन्टिंग की टीम थी, तब 352 रन बनाए थे। ध्यान रखिएगा, किसने? आपको पता होगा, ऑस्ट्रेलिया ने। खैर अभी उसका क्रॉस चेक करके मैं कल आपको बता दूंगा। अगली बात करते हैं, ये बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारा ऐप डाउनलोड करिए, हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़िए, हमारी करंट और स्पोर्ट्स की जो टारगेटेड क्लासेस हैं उनसे जुड़िए, आपको उससे लाभ होगा। ठीक है, अगली बात है औद्योगिक क्षेत्र बनेगा नसरुल्लागंज। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको मैं बता देता हूं, नसरुल्लागंज को इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में डेवलप किया जाएगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ऐसा मुख्यमंत्री हमारे बोल रहे हैं कि नसरुल्लागंज का कल गौरव दिवस था। कल 2 जगह का गौरव दिवस था, एक हमारे उज्जैन का था, ठीक है, और एक नसरुल्लागंज का था। तो नसरुल्लागंज में गौरव दिवस के रूप में 3 दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया, और यही कार्यक्रम हमारे उज्जैन नगरी में बाबा महाकाल की में भी आयोजित किया गया। क्लियर हो गई बात? चलिए अगली बात करते हैं। अच्छा एक बात बताइए जरा कमेंट बॉक्स में, नसरुल्लागंज किस जगह की तहसील है या किस जगह का औद्योगिक क्षेत्र बनने वाला है? किस डिस्ट्रिक्ट में है नसरुल्लागंज? इतना तो बताइए, इतना तो आपको पता होना चाहिए। चलिए अगली बात करते हैं। ऐसा पहली बार है कि मध्य प्रदेश का जो एक्सपोर्ट है उसका वो कितना बढ़ गया है? 60,000 करोड़ रुपए के पार कर गया है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक्सपोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश इंक्रीजेज अप टू 60,000 करोड़ रुपीस। क्लियर हो गई बात? आपको मैं बता देता हूं, कोरोना काल में फार्मा सेक्टर के बढ़ने के कारण जो है हमारे एमपी का एक्सपोर्ट दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। और आप यहां पे ध्यान दीजिए तो लगातार हम जो है तो 8 अरब डॉलर से भी ज्यादा हो गए हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ 21-22 के लिए 8 अरब डॉलर से ज्यादा हो गए हैं। और हम फार्मास्यूटिकल के भी हब हैं, पीथमपुर और देवास दोनों हमारे लिए फार्मास्यूटिकल के हब के रूप में सामने आ ही रहा है। अगली बात करते हैं, मध्य प्रदेश के 4 मेडिकल कॉलेज में बनेगी बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट। ध्यान रखिएगा, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा महान जगह है। भोपाल सहित जबलपुर, ग्वालियर और महान जगह रीवा में ध्यान रखिएगा बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी हो सकेगा। आपको ये पता होना चाहिए, आपको ये बात पता होनी चाहिए इसमें कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट और पीडियाट्रिक कैंसर यूनिट की स्थापना की जाएगी। इसमें अमेरिका के डॉक्टरों का भी सहयोग लिया जाएगा। और इसके साथ सिकल सेल एनीमिया, थैलीसीमिया, कैंसर जैसी जो जेनेटिक डिजीजेज हैं उसके बारे में भी हमारे पास क्या होगा? इलाज होगा। इससे मध्य प्रदेश स्वास्थ्य के क्षेत्र में नवीन ऊंचाइयों को छुएगा। क्लियर हो गई बात? चलिए अगली बात करते हैं। अगली बात है, अब मध्य प्रदेश में मनरेगा के मजदूरों को मिलेगा कितना रुपया मिलेगा भैया? 204 रुपए मजदूरी मिलेगी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना, ध्यान रखिएगा, मनरेगा, नरेगा था पहले, मनरेगा के बाद ध्यान रखिएगा केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 2022-23 के लिए 1 अप्रैल से नई मजदूरी दर, ध्यान रखिएगा क्या निर्धारित की गई है? 204 रुपए प्रतिदिन निर्धारित की गई है। ग्रामीण मजदूरों के लिए ये आजीविका का प्रमुख आधार है मनरेगा योजना। और आपको पता नहीं होगा पर दुनिया की सबसे बड़ी योजना है जो रोजगार प्रदान करती है। यह हमारे भारत के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब मुझे एक बात बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, मनरेगा कब बना? नरेगा था पहले,
फिर मनरेगा हुआ है, तो मनरेगा कब हुआ ये आप मुझे बताइएगा। और आपको मैं बता दूं कि हमारे चैनल को आप जितना लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे, हमें उतना ही बल मिलेगा नवीन वीडियोस को बनाने का और अच्छा कंटेंट आपके सामने लाने का। और मैंने बहुत अच्छे अच्छे वीडियो अभी आपके सामने लाए हैं, विक्रम अवार्ड, ठीक है, मैंने आपके सामने एकलव्य अवार्ड, और अभी मैंने संविधान सभा में मध्य प्रदेश के सदस्य, इंडिया के पासेस, ऐसे बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप उनको देखेंगे, समझेंगे और अप्रिशिएट करेंगे। इरा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।